डियर स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फिजिक्स ऑफ क्लास 9th। और आज ही हमारा क्लास इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कि 9th क्लास के फिजिक्स में हमारा क्या क्या सिलेबस रहेगा और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास में हम लोग पहला चैप्टर यहाँ पर बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। सेकेंड चैप्टर है मोशन। थर्ड चैप्टर आएगा आपका फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। फोर्थ चैप्टर आएगा आपका ग्रेविटेशन। फिफ्थ चैप्टर है वर्क एंड एनर्जी। और सिक्स चैप्टर है साउंड। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप साइड बुक यूज करते हैं तो वहां पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट का थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, फिजिक्स का एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा कि जो क्लास 9th का सिलेबस है हमारा, ये आपका क्लास 11th का बेसिक है। अगर आप क्लास 9th के सिलेबस को अच्छे से पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको अगर क्लास 9th में क्लास 11th में जाते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से, यानी कि स्टार्ट से करते हैं। आइए देखते हैं कि फिजिक्स क्या होता है। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस। ठीक है, ग्रीक वर्ड से ये निकला हुआ है। ठीक है ना, जिसका मतलब क्या होता है? नेचर, प्राकृतिक। ठीक है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जो फिजिक्स हमारा है वो क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं दूं तो आप लोगों ने न्यूटन के बारे में पढ़ा ही होगा, वो एप्पल वाला। जब एप्पल उनके सर पे गिरा तो उन्होंने ये सोचा कि मतलब ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा। ठीक है ना, तो उन्होंने उसको डिराइव किया, और जिसको आज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है ना, तो यही है कि नेचर के बारे में जो भी घटना हो रही है उसको हम लोग को जानना है। ठीक है ना, उसके सिद्धांत के बारे में जानना है, यही होता है आपका फिजिक्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्म, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी देख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाय मींस ऑफ विच वी कैन डिस्क्राइब द लॉ ऑफ फिजिक्स। ठीक है, वो क्वांटिटी जिसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और उसे हम फिजिक्स के लॉ द्वारा भी डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है ना, वो हमारा फिजिकल क्वांटिटी आता है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, टाइम हो गया, ये सारे एग्जांपल हैं फिजिकल क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज के, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होते हैं जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम केवल बोलते हैं कि बिल्डिंग, ठीक है, जब तक हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि बिल्डिंग का हाइट, लेंथ, ये सब नहीं बोलेंगे, तब तक ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में हम लोग बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, ये बात होती है। ठीक है, ये होता है आपका नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज में डिफरेंस। आइए देखते हैं यूनिट क्या होता है। यूनिट, अ डिफाइंड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है ना, यूनिट को अगर हम लोग आसान भाषा में देखना चाहें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उसको मेजरमेंट करने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लेंथ। ठीक है ना, तो लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोगों ने मीटर बनाया है, किलोमीटर बनाया है। उसी तरह मास, केजी, ग्राम, तो ये सब क्या होता है? यूनिट होता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मतलब क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। ये क्या होता है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आप किसी शॉपकीपर के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए दुकान पे, और आपने मांगा राइस। ठीक है, राइस मांगा और उससे बोला कि मुझे 100 चाहिए। ठीक, जब आप ये बोलेंगे केवल न्यूमेरिकल वैल्यू 100 राइस चाहिए, तो वो दुकानदार कंफ्यूज हो जाएगा, 100 क्या, राइस का क्या मतलब, उसमें केजी में चाहिए, किसमें चाहिए। जब तक आप उसको यूनिट नहीं बताते हैं तब तक वो क्या करता है, आपको वो राइस नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो हमारा राइस है वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना, जो आप शॉपकीपर से मांगेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपने यूज किया, मान लेते हैं कि 100, और यूनिट जब तक आप उसको केजी नहीं बोलेंगे तब तक वो आपको 100 केजी का एक बोरा आपको देगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे समझ लेते हैं। ठीक,
अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसको बढ़िया से समझने के लिए। जैसे कि दो लोग शॉपकीपर के पास जाते हैं, ठीक है, 2 पर्सन है इस बार 2 पर्सन है। और एक ने जाके कहा कि मुझे 1 kg राइस चाहिए, और दूसरे ने कहा मुझे 1000 ग्राम राइस चाहिए, ठीक है। तो हमको तो ये पता है कि 1 kg और 1000 ग्राम का मतलब सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हमको समझना ही है कि जो हमारा ये फिजिकल क्वांटिटी है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी राइस है, यहाँ पर भी राइस है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज होता है तो हमारा जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो हम कह सकते हैं कि n इंटू यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u यानी कि यूनिट। अब इससे कॉन्सेप्ट क्या निकलता है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे कि 1 से 1000 कर दिए, 1000 कर दिए, ठीक है, तो जो हमारा यूनिट होगा वो भी घटेगा, जैसे कि केजी से ग्राम पे आएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ा देंगे तो ग्राम से भी नीचे आ जाएगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके यूनिट का। तो इसी तरह लोग इसको आगे भी इस तरह कर सकते हैं, u इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। तो यूनिट से आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि होता क्या है, कि फिजिकल क्वांटिटी जो होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और कभी भी आप न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को चेंज करते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होता है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होता, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक। और न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी आप बढ़ाएंगे, ठीक है, जैसे कि 1 किलो था उसको 1000 ग्राम लेके गए तो आपका जो यूनिट है वो भी कम होते जाएगा, जैसे कि केजी से ग्राम आ जाएगा, ठीक। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं यूनिट को लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, ठीक है ना। इस रूल्स को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि किसी भी यूनिट्स को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें जो फर्स्ट रूल है वो है द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। जैसे कि अगर कोई भी यूनिट है अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट है, ठीक ना, तो उस साइंटिस्ट के नाम की जगह जब भी हम लोग लिखेंगे जो यूनिट है तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे न्यूटन को कैपिटल एम, जूल को कैपिटल जे, कैल्विन को कैपिटल के, एक्सेट्रा, ठीक है। सेकेंड रूल ये है कि द सिंबल फॉर अ यूनिट विच इज नॉट नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, मतलब जो सिंबल किसी साइंटिस्ट के नाम से नहीं होगा, जैसे कि आपका एग्जांपल है मीटर हुआ, सेकेंड हुआ, मोल हुआ, ठीक है, ये सब जो है आपका स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा। जैसे मीटर को हम लोग स्मॉल एम से डिनोट करेंगे, सेकेंड को स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, मोल को MOLE को मोल को MOL से डिनोट करेंगे, ठीक है। थर्ड रूल जो है इसमें लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ अ यूनिट शुड स्टार्ट विथ अ स्मॉल लेटर, मतलब अगर कोई भी यूनिट है किसी भी तरह का यूनिट, ठीक है, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम से हो या वो साइंटिस्ट के नाम से ना हो, तो उसका अगर हम लोग फुल फॉर्म लिखते हैं, पूरे फॉर्म में लिखते हैं, तो हमेशा हम लोग स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूटन को मैंने लिखा स्मॉल लेटर से न्यूटन, ठीक ना, सेकेंड लिखा तो उसको स्मॉल लेटर से, जूल लिखा स्मॉल लेटर से, मीटर लिखा स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर हमारे पास 6 रूल है, ठीक है, कुल 6 रूल्स हैं। तो ये स्टार्टिंग के 3 रूल्स हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, ठीक है। यूनिट्स को लिखने का ये 4th रूल है, अ कंपाउंड यूनिट इज रिटन आइदर बाय पुटिंग अ डॉट और लिविंग अ स्पेस बिटवीन सिंबल्स ऑफ 2 यूनिट्स। कहने का मतलब ये है कि अगर 2 कंपाउंड यूनिट है, कंपाउंड यूनिट मतलब जैसे कि 2 यूनिट्स लिखे हुए हैं, ठीक ना, जैसे आपका फोर्स का होता है, ठीक ना, वेलोसिटी का होता है, स्पीड का होता है, इसमें 2 कंपाउंड यूनिट्स होते हैं, दो या 2 से ज्यादा यूनिट्स जिसमें होते हैं उसको कंपाउंड यूनिट्स बोलते हैं, ठीक ना। तो उनके बीच में हमेशा स्पेस या डॉट करके लिखते हैं, ठीक है, कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आप इसको न्यू एन
और m को एकदम सटा के लिखेंगे, मतलब साथ साथ में लिखेंगे, तो ये लिखने का जो तरीका होगा वो गलत होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया यूनिट ऑफ टार्क, ठीक है ना। यूनिट ऑफ टार्क, टार्क होता है आपका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो न्यूटन या बीच में स्पेस मीटर और न्यूटन डॉट मीटर करके, ठीक है। फिफ्थ रूल है द डिनोमिनेटर इन अ कंपाउंड यूनिट शुड बी रिटन विथ नेगेटिव पावर्स। जैसे कि अगर कोई यूनिट है, मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है डेंसिटी का। डेंसिटी होता है आपका रो इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, ठीक है ना। मास को हम लोग लिखते हैं केजी और वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब। अगर कोई डिनोमिनेटर में लिखा है तो उसको जब हम लोग ऊपर लिखेंगे साथ में, ठीक है, ऊपर लेकर जाएंगे तो इसका जो पावर होगा वो निगेटिव में होगा, ठीक है। और यहाँ पे पीछे मैंने बताया कि दो या दो से ज्यादा आपके मतलब कंपाउंड यूनिट होंगे तो बीच में डॉट लगाइए या तो स्पेस थोड़ा सा लगाइए, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ रूल है, ठीक है। सिक्स्थ रूल ये कहता है कि सिंबल्स ऑफ अ यूनिट शुड नॉट बी इन प्लूरल फॉर्म, ठीक है ना। जैसे कि अगर यहाँ पर 400 मीटर्स लिखा हुआ है तो इसको जब हम लोग सिंबल में लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि मीटर्स को हम लोग केवल m से डिनोट कर देते हैं, तो इसका मतलब होता है मीटर्स, ठीक। यहाँ पर 400 है, ठीक है। 400 मीटर्स शुड बी रिटन एज 400 मीटर, नॉट 400 ms। इस फॉर्म में हमको नहीं लिखना है कि जैसे कि यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है तो उसको भी हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, अगर इस तरह लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यूनिट का लिखने मतलब यूनिट को लिखने के 6 बेसिक रूल है, 6 बेसिक रूल्स है। इसको आप एक बार कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीज होती है जो हम लोग बार बार गलती करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं रखते हैं, साथ में लिख देते हैं, तो ये सब लिखने का तरीका गलत होता है, ठीक है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट चीजें हैं, कॉन्सेप्ट की चीजें हैं, इसको अपना क्लियर रखिए। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। स्टार्टिंग में जो हमारे फंडामेंटल यूनिट्स होते थे वो 3 टाइप्स के होते थे, लेंथ, मास और टाइम। उसके बाद में जब थोड़ा सा और रिसर्च हुआ, ठीक है, और लॉस बने, तो उसके बाद हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम है, वैसे तो बहुत सारे सिस्टम थे लेकिन यहाँ पर मेनली ये 3 सिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एमकेएस सिस्टम क्या है। एमकेएस का मतलब होता है, एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, एस का मतलब होता है सेकेंड, यानी कि लेंथ को इस सिस्टम में मीटर, मतलब ये सारे यूनिट्स हैं, ठीक है, ये सारे यूनिट्स हैं। तो जो लेंथ होता था उसको मीटर में मेजर करते थे, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकेंड में, एमकेएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो था उसमें क्या था कि जो लेंथ था उसको हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते थे, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड। एफपीएस सिस्टम ये आपका ब्रिटेन वाला है, जिसमें लेंथ को फुट में, पी मतलब मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में डिस्क्राइब करते थे, ठीक है। फिर ये अलग अलग कंट्री का सिस्टम था, तो एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो पूरे वर्ल्ड में मतलब सेटिस्फाई किया जाए, मतलब सभी लोग उसका यूज कर सकें, तो उसके लिए बना लास्ट में हमारा एसआई यूनिट्स, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज मैंने पहले ही बता दिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ठीक है। 9th में बेसिकली हम लोग को 2 टाइप्स के फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ना है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट लेवल है, जैसे कि मतलब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं वो भी मैं बता दूंगा इस वीडियो लेक्चर में, लेकिन 9th में आपको इन दोनों की जरूरत ज्यादा है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, कई लोगों को पता होगा कि इट इज अ फिजिकल हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, मतलब जिसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्पीड, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टेम्परेचर। थोड़ा सा अगर हम लोग सोचते हैं कि क्या एनर्जी लगाने के लिए हम लोग को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, तो इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। पावर में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। टेम्परेचर में क्या डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, कभी भी मतलब कोई भी डॉक्टर आपका टेम्परेचर देखता है जब आप बुखार होते हैं तो क्या उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपका स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग देखते हैं, दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसमें हमको मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसको हमको शो करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिस्टेंस को दिखा रहे हैं, जैसे कि 5
मीटर, तो इसमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, जैसे साउथ, ठीक, वेस्ट में है तो वेस्ट, नॉर्थ में है तो नॉर्थ, तो इसमें हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। और वेक्टर आगे चल के आप पढ़ेंगे, जो वेक्टर होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज कीजिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरह एरो, ऊपर एरो लगा देते हैं और ये डायरेक्शन शो करता है, ठीक ना, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन शो करेगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे वाले लेवल पे देखते हैं, जैसे कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी तक तो हमारा 9th के सिलेबस में है, ठीक ना, अगर 11th के सिलेबस तक देखें हम लोग तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहला आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसी को बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज और तीसरा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज होते क्या है। These quantities are a group of physical quantities that are independent on each other and their units are called fundamental units, ठीक है। जो क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके एग्जांपल है, ये मैंने सातों लिखा है और एक्चुअली में ये साथ ही होते हैं, ठीक है, एक्चुअली में ये साथ ही होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अभी आगे मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज को सीरियल नंबर वाइज। अभी मैंने बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज हमारे 7 टाइप्स के होते हैं, ठीक है, तो उसको मैंने सीरियल नंबर वाइज लिख दिया है सातों को, उसके यूनिट्स को मैंने लिख दिया है, सिंबल को लिख दिया है, और ये डायमेंशन क्लास 9th के लिए तो नई चीज है, लेकिन जब आप 11th में आएंगे तो आपको ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा कि डायमेंशन होता है क्या है, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं। लेंथ, जो फिजिकल क्वांटिटी हमारा पहला है वो है लेंथ, और ये सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है इंडिपेंडेंट होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, सिंबल जो होता है स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं, और डायमेंशन जो होता है ये आपका एक बॉक्स होता है स्क्वायर टाइप का, ठीक है, और उसके अंदर हम लोग कैपिटल लेटर में लिखते हैं। वैसे अभी तो आप लोग के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन 11th में जब आप आएंगे तो इसको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। दूसरा आपका मास, मास का जो यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है, और इसका जो सिंबल होता है वो केजी, और डायमेंशन जो होता है कैपिटल एम से, ठीक है। टाइम, टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है, और स्मॉल एस से हम लोग इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबल, और कैपिटल टी से इसका डायमेंशन। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसका होता है एम्पियर, ठीक है, एम्पियर होता है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल ए, और जो डायमेंशन होता है वो कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन होता है, और केल्विन साइंटिस्ट का नाम है, मैं पीछे ही बताया था, तो ये कैपिटल के से लिखते हैं, और एम्पियर भी आपका साइंटिस्ट का नाम है तो कैपिटल ए से लिखते हैं, ठीक है। और इसको मैं थीटा से, डायमेंशन जब आप पढ़ेंगे तो इसको थीटा से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसका जो यूनिट होता है वो कैंडेला होता है, और इसको हम लोग सिंबल सीडी से लिखते हैं, और इसका डायमेंशन भी सीडी लिखा जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका जो यूनिट होता है वो मोल होता है, और सिंबल में देखिए, सिंबल में MOL क्यों लिखते हैं, मोल, और जो इसका यूनिट होता है वो MOLE होता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है। और इसका जो डायमेंशन होता है वो MOL मोल होता है, ठीक। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के जो अदर 2 पार्ट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। डिराइव्ड यूनिट्स होते क्या हैं, अदर यूनिट्स व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अगर इसको हम लोग सिंपल भाषा में ये कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट से डिराइव किए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंट यूनिट होता है, किस पर डिपेंड होता है, फंडामेंटल यूनिट्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका हुआ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क, ये इनके जितने भी यूनिट्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, वो सारे फंडामेंटल यूनिट से ही आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम वेलोसिटी का बताएं यहाँ पे, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा, वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह से लेंथ है,
तो लेंथ को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, ठीक है, और टाइम को लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जो लेंथ है और जो टाइम है वो आया कहाँ से है, वो हमारा फंडामेंटल यूनिट से है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग लेंथ का यूनिट देखेंगे तो मीटर आएगा, और टाइम का यूनिट देखेंगे तो मीटर पर सेकंड आएगा। तो जो वेलोसिटी का यूनिट का फॉर्मूला होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डिराइव्ड यूनिट्स के जितने भी यूनिट्स हैं वो सारे फंडामेंटल यूनिट से ही प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट्स। दो टाइप्स के सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं, जैसे एक रेडियन एक स्टेरेडियन है। रेडियन और स्टेरेडियन का यूज कहाँ, ये फॉर प्लेन एंगल के लिए होता है, जैसे कि दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, यहाँ पर मैं बना दे रहा हूँ, उनके बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो रेडियन का यूज करते हैं, ठीक ना। ये आप लोग मैथ में पढ़ेंगे, ठीक ना। रेडियन, रेडियन को चेंज करना पाई में, पाई को रेडियन में चेंज करना, वहां पे इसको देख सकते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है, ये फॉर सॉलिड एंगल के लिए होता है, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सॉलिड एंगल है, और उनके बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करना होता है तो उसके लिए हम लोग स्टेरेडियन यूनिट यूज करते हैं। ये यूनिट है, ठीक है ना, रेडियन स्टेरेडियन। यहाँ पर मैंने एक फिगर बना दिया कोण का, ठीक है। तो इनके बीच का अगर हमको एंगल फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका जो यूनिट यूज करेंगे वो हम लोग यूज करते हैं स्टेरेडियन, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। चैप्टर के लास्ट टॉपिक है हमारा प्रीफिक्सेस यूज्ड विद एसआई यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पर मैं फैक्टर लिखा हूँ 10 टू द पावर 18 को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सिंबल होता है कैपिटल होता है। ये मैं पहले बता दे रहा हूँ, इसका यूज क्या है, कैसे इसका यूज करते हैं, वो भी मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। 10 टू द पावर 15 अगर होता है तो उसको हम लोग एटा बोलते हैं, और इसको टी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 12 को टेरा बोलते हैं, इसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 9 को गीगा बोलते हैं, इसको कैपिटल जी से डिनोट कर सकते हैं। 10 टू द पावर 6 को मेगा बोलते हैं, इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट कर सकते हैं। 10 टू द पावर 3 को किलो बोलते हैं, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। 10 को हम लोग डेका बोलते हैं, डी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस का यूज क्या होता है, जैसे कि अगर कोई एक बड़ा अमाउंट लिखा है, ठीक ना, उसमें कई ढेर सारे जीरो हैं, ठीक ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्म में जब लिखेंगे, इस फॉर्म में जैसे कि 10 टू द पावर 12 लिख दिए, तो उसकी जगह अगर हम लोग केवल टी लिख दें तो ये पता चल जाता है कि 10 टू द पावर 12 यानी कि वहां पर 12 जीरो था, ठीक ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 1000, ठीक है, ग्राम, ठीक है, इतना लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो 30 है, मैं इसको लिख रहा हूं क्या, 30 को मैं लिख सकता हूं 10 टू द पावर 3 और 10 टू द पावर 3 को हम लिख सकते हैं के जी। 10 टू द पावर 3, यहाँ पर 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 3 को हम लोग के लिख सकते हैं, तो मैंने के लिख दिया। इसका मतलब जो है कि ये जो 1 और 50 ग्राम लिखा हुआ था, यानी कि 1 लाख लिखा हुआ था, 1 लाख ग्राम, उसको हम लोग लिख सकते हैं 100 kg, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, बड़ा अमाउंट होता है तो उसको हम लोग इस प्रीफिक्सेस की मदद से, मतलब इसके हेल्प से हम लोग उसको छोटे से फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका यूज होता है, क्योंकि अगर हम लोग प्लेनेट की बात करें, उनके बीच का जो डिस्टेंस है होता है, अगर हम लोग उसको मीटर में स्टैंडर्ड फॉर्म में देखेंगे, मीटर में देखेंगे, तो उसमें कई सारे जीरो आ जाते हैं, ठीक है। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर मतलब छोटे फॉर्म में लिखना है तो इसकी जरूरत हमें पड़ती है, ठीक है। तो ये तो सारे पॉजिटिव हो गए, अभी इसके कुछ और फॉर्म बचे हुए हैं, इसके आगे देख लीजिए, इसका माइनस वाला फॉर्म, मतलब इसके नीचे वाला फॉर्म, ठीक है। अगर 10 टू द पावर -1 है तो उसको हम लोग डेसी बोलेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स डेसी बोलेंगे, और उसको स्मॉल डी से डिनोट करेंगे। 10 टू द पावर -2 है तो उसको सेंटी, स्मॉल सी से। 10 टू द पावर -3 है तो मिली, स्मॉल एम से। 10 टू द पावर -6 है तो माइक्रो, म्यू से, इसे म्यू बोलते हैं, ठीक है। 10 टू द पावर -9 को नैनो, नीटा से डिनोट करते हैं, कई जगह स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। 10 टू द पावर -12 पिको, पी से। 10 टू द पावर -15 फेम्टो, स्मॉल एफ से। 10 टू द पावर -18 एटो, स्मॉल ए से, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई लेंथ है, ठीक है, वो लिखा है 5/1000
मीटर, इस टाइप का लिखा है। ठीक, तो ये जो नीचे 1000 लिखा है इसको अगर हम लोग 10 के पावर में लिखना चाहें तो 10⁻³ होगा, 10⁻³ होगा। इसको जब हम लोग ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, 10⁻³ मीटर। ठीक, 10⁻³ को देखिए आप यहाँ पर टेबल में, तो मैं इसको बोलता हूँ मिली, और मिली का जो सिंबल होता है स्मॉल एम होता है, तो इसकी जगह हम लोग हटा के लिख सकते हैं 5 mm। इसका मतलब हुआ जो लेंथ है, जो लेंथ गिवन है वो 5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका यूज ऐसे ही करते हैं जैसे कि फिजिक्स में हमारे सामने बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसको अगर ये प्रीफिक्सेस हमको याद रहते हैं तो ये हम लोग वहां पर क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं इस चैप्टर में और इस चैप्टर को हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर है, बस आप इसको देखकर अपना बेसिक जो है क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 1 इंच इन मीटर्स। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि 1 इंच की जो वैल्यू होती है वो 2.54 सेंटीमीटर होती है, एग्जैक्टली वैल्यू होती है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट करना, आपको पता होगा कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 को इधर लेके जाएंगे, यानी कि डिवाइड कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 2.54 में 100 से डिवाइड कर दीजिए तो मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 0.0254 मीटर। ठीक है, ये इसका एग्जैक्टली वैल्यू होगा। सेकेंड है इफ L इक्वल टू 0.90 मीटर, L की वैल्यू यानी कि लेंथ दिया हुआ है, इसका ये वैल्यू दिया है, और G यानी कि ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ T इक्वल टू रूट में L/G है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं T इक्वल टू रूट में L/G। जो लेंथ दिया है 0.90 मीटर दिया हुआ है, तो डेसिमल के बाद यानी कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर है और उसके बाद जीरो लगा रहता है, कितना भी जीरो लगा, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी जगह लिख सकते हैं केवल 0.9 मीटर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर आपका चला जाएगा ऊपर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और 10 को जब हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09 सेकेंड स्क्वायर, और ये जब बाहर निकल के आएगा रूट से तो आपका हो जाएगा 0.3 सेकेंड। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीज है। और 9th का जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करें, मतलब मोशन से चैप्टर स्टार्ट होता है, तो उसके पहले मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि ये चैप्टर आप लोग एक बार देख लें, क्योंकि आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है एकदम क्लियर हो जाएगा। टेक केयर।